पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में हुए सूरजलाल की जादू टोने के शक में की गई हत्या का पर्दाफाश किया गया। वहीं बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले का भी खुलासा किया गया। तो वहीं बहुचर्चित डबल मनी मामले को लेकर कई अहम जानकारी दी गई। बताया गया कि जो वारासिनी और लांजी में बच्चे गुमशुदा हुए थे, उनमें से लांजी से 3 बच्चे बरघाट से दस्तयाब कर लिए गए और वारासिनी से जो बच्चे गुमशुदा हुए हैं, टीम गठित कर उन्हें तलाश की जा रहा है। वहीं पत्रकारों के पूछे गए सवालों के उन्होंने कई अहम मुद्दों पर जवाब दे दिए। आपको बताया कि सूरजलाल अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसके परिवार में 5 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का एक लड़की की शादी हो चुकी है। फिरोजलाल की पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी है। 8 फरवरी की शाम को सूरजलाल ग्राम लातरी दशरथ तिलगाम के यहाँ बारसा के कार्यक्रम में गया हुआ था, जो रात्रि वापस में घर नहीं लौटा। अगले दिन 9 फरवरी को सुबह देव नदी के पास सूरजलाल की लाश देखी गई थी, जिसके गले में तेज हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना लांजी के अपराध क्रमांक में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल की गई थी, क्योंकि घटनास्थल नक्सल प्रभावित होने से घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और यह टीम पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जांच पड़ताल में लगी। विवेचना के दौरान 5 पड़ोस के लोगों के कथन व गोपनीय रूप से की गई पतासाजी जानकारी से ज्ञात हुआ कि प्रताप सिंह उइके ग्राम तुम्मा निवासी घटना के बाद से गांव में दिखाई नहीं दे रहा है। विस्तृत रूप से जानकारी उठाने पर मालूम हुआ कि 2 वर्ष पहले सूरजलाल टेकाम और प्रताप सिंह उइके के बीच विवाद हुआ था और सूरजलाल की हत्या के बाद से वह गांव में नहीं दिखाई दे रहा था। तब प्रताप सिंह उइके की पतासाजी की गई। इस दौरान मुखबिर से उसे सूचना प्राप्त हुई। तब प्रताप सिंह उइके की पतासाजी की गई। इस दौरान मुखबिर से उन्हें सूचना मिली। इस आधार पर 14 फरवरी को प्रताप सिंह उइके को ग्राम तुम्बा के जंगल से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ समय पूर्व उसकी 2 लड़कियां और पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु के संबंध में उसे शंका थी कि उनकी मृत्यु सूरजलाल टेकाम के द्वारा जादू टोना करने के कारण हुई है, जिसका बदला लेने के लिए प्रताप सिंह उइके ने सूरजलाल टेकाम की 8 फरवरी की रात्रि में जब वह दशरथ तिलगाम के घर ग्राम लातरी से पैदल अपने घर लौट रहा था, तभी प्रताप सिंह उइके ने देव नदी के पास मौका पाकर सूरजलाल की धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने प्रताप सिंह उइके से सूरजलाल की हत्या के उपयुक्त कुल्हाड़ी भी जब्त की गई। इस मामले में लांजी पुलिस ने प्रताप सिंह को गिरफ्तार करके विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। पहला जो प्रकरण है वो थाना लांजी के डाबरी चौकी के अंतर्गत एक गाँव गुर्दा है। उसमें लगभग 5-6 दिनों पहले एक वृद्ध व्यक्ति की ऑलमोस्ट गर्दन फटी लाश मिली थी। कुल्हाड़ी से उसके गर्दन में प्रहार किया गया था और शंका ये जताई जा रही थी कि जादू टोने के शक पे संभवतः हत्या की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसको काफ़ी गंभीरता से हम लोग ले रहे थे और एसडीओपी लांजी, थाना प्रभारी लांजी, उनकी पूरी टीम ने लगातार इसमें काम करते हुए जो आरोपी उसको राउंड अप किया है और जिस कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी और मृतक के खून से सने कपड़े, वो सारी चीज़ें भी बरामद की गई। प्रथम दृष्टया जो आशंका जाहिर की गई थी उसी के अनुरूप इसमें जादू टोने के शक को लेकर आरोपी ने हत्या कार्य करना स्वीकार किया और आपको बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी की धरपकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंक मिश्रा के सक्रिय मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध तस्करी करने वाले की लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान 13 व 14 फरवरी की दरमियानी रात विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक जिला राजनांदगांव से गांजा लेकर लांजी होते हुए विदिशा जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर सरिका बाईपास रोड पर शराब दुकान के पास कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करके मुखबिर के द्वारा बताए गए हुलिये के मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के को रोककर जांच पड़ताल की गई। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र सेन निवासी मुडरा जिला विदिशा और अभिषेक नामदेव निवासी पेमेत जिला रायसेन निवासी बताया गया। दोनों लड़के के कब्जे से 6 किलो 148 ग्राम मादक पदार्थ गांजा पाया गया, जिसका वे अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे। जब्त गांजे की कीमत 1,20,000 रुपये बताई गई।
इसके अलावा दोनों लड़कों से गांजे की तस्करी में उपयुक्त बिना नंबर की हीरो होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल, 2 रियलमी कंपनी के टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन, एक वोटर आईडी, एक आधार कार्ड के अलावा 2,000 रुपये नगद, गांजा, मोटरसाइकिल सहित करीब 3 लाख रुपए का मसूरका जब्त किया गया है। दोनों लड़कों से पूछताछ करने पर विशाल राजपूत निवासी मुंडरा जिला विदिशा के लिए काम करने, उसी के लिए यह मादक पदार्थ गांजा राजनांदगांव जिले से विदिशा लाने बताया गया। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में नरेंद्र सेन, अभिषेक नामदेव और विशाल राजपूत पिता भारत सिंह राजपूत के विरुद्ध धारा 8/20-29 NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया और मामले में नरेंद्र सिंह और अभिषेक नामदेव को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस मामले की अन्य कार्रवाई जांच पड़ताल हेतु 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में विशाल राजपूत को अभी गिरफ्तार किया जाना है। रिमांड अवधि में दोनों अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस टीम के द्वारा जिला विदिशा लेकर उन्हें जाएगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से चर्चा के दौरान पूछे गए लापता बच्चों के मामले में एसपी समीर सौरव ने बताया कि जो वाराणसी से 2 और लांजी से 3 बच्चे जो गुमशुदा की जानकारी आई है वह मात्र एक संयोग है, जबकि लांजी से लापता हुए बच्चों की जानकारी लगते ही एसडीओपी दुर्गेश आर्मो और एडिशनल एसपी आदित्य मिश्रा की टीम के द्वारा गांव में रहकर पूरी जानकारी लेकर बच्चों को बरघाट में दस्तयाब कर लिया गया है। और ये बच्चे क्यों और कैसे वहां पहुंचे अभी फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जब बच्चों को यहाँ लाया जाएगा तभी पूछताछ के बाद ही बताया जा सकता है कि बच्चे क्यों और किसके साथ वहां गए। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह किसी के संपर्क में या किसी के द्वारा या फिरौती के लिए किसी के द्वारा इन्हें नहीं ले जाया गया था या इनको कोई अपने साथ नहीं लेकर गया था, यह स्वेच्छा से गए थे। वहीं वाराणसी के बच्चों के विषय में बताया कि यह प्रथम दृष्टया परिजनों के द्वारा यह बताया गया है कि रेलवे स्टेशन की ओर जाना बताया जा रहा था, जिसे देखते हुए हमारे द्वारा रेलवे अधिकारियों से बात कर सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन पर नज़र रखी जा रही है। रेलवे से लगातार संपर्क से हमारी टीम है। यह किसी के बहकावे या अपहरण जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। वाराणसी में और जो लांजी में 3 जो बच्चे इसमें एक तो बताना चाहूँगा वाराणसी वाले मैटर में कि मुझे लगता है सिर्फ एक संयोग है कि बैक टू बैक 2 घटनाएं हुई हैं। और वाराणसी वाले में तो जैसा उसके पिताजी ने बताया, पूर्व में भी ये लोग रेलवे स्टेशन की तरफ गए थे। हमें जो फुटेजेस मिले हैं उसमें भी ये इस्टेब्लिश हुआ है कि ये लोग ट्रेन में बैठ के दोनों बच्चे गए हैं। उसको हम फॉलोअप कर रहे हैं रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ भी और आसपास के जो राज्य हैं उनके साथ। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो बच्चे अपने पास होंगे। और ये जो मैटर है लांजी वाला कल रात का, उसमें रात भर, मैं रिपीट करना चाहूँगा, रात भर थाना प्रभारी, एसडीओपी और आदित्य, ये लोग तीनों उस गांव में थे जानकारी कलेक्ट करते हुए। सुबह 7 बजे लोग लौटे हैं और वो तीनों बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बरघाट में सकुशल अपने को मिल गए। इसका जो एंगल है वो धीरे धीरे उन बच्चों से पूछताछ करके पता चलेगा। और इनको पहले छिंदवाड़ा गए थे और उसके बाद फिर ऐसा कोई बहराना फुसलाने वाला अभी तक नहीं आया है। पर क्योंकि हमने FIR की है तो वो देखेंगे कि इसमें क्या पर्पस रहा है, किसके कहने पे गए और उसके अनुसार हम लोग लीगल कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी तक कोई बहुत गंभीर अपराध ऐसे होने की संभावना नहीं है। तीनों बच्चे सकुशल बरामद हो गए हैं और मुझे लगता है बाकी का खुलासा उसकी बात है। प्रथम दृष्टि ऐसा कुछ समझ में नहीं आया सर, क्यों गए, कहाँ? प्रथम दृष्टया में 363 का अपराध पंजीबद्ध किया है। किसी के बहलाने फुसलाने पे क्लास 10 की बच्ची है तो किसी ने उसको बुलाया होगा या फिर किसी के संपर्क में रही होगी। तो ये सब चीज़ें एक बार जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद ही खुलासा होगा। परंतु ये बताना चाहूँगा मैं कि जो 15 जनवरी से मुस्कान अभियान चल रहा है, पिछले वर्ष भी 2 वर्जन चले थे, बहुत अच्छी कार्रवाई बालाघाट की रही। और इस बार भी जो अभी तक अभियान चला है, 1 महीने का जो डेटा मेरे पास है 15 जनवरी से 14 फरवरी तक का, उसमें कुल 33 बच्चों को हमने बरामद किया। 33, मतलब एक दिन में एक से ज़्यादा 33 बच्चों को हमने बरामद किया। ये 3 अभी जोड़ देंगे तो 36 हो जाएंगे। और पेंडेंसी अभी हमारे पास 87 की पेंडेंसी अभी भी है। परंतु मुझे लगता है कि सभी थाना प्रभारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अभियान बहुत ज़्यादा सफल है। इसकी प्रदेश स्तर पे माननीय CM साहब ने बहुत प्रशंसा की है और बालाघाट की कार्रवाई हमेशा दस्तयाबी प्रतिशत के सिलसिले में देखें तो बहुत अच्छी है। वहीं बीते दिनों हुई ATM में ठगी और एक बस स्टैंड की घटना पर पूछे गए सवाल पर एसपी समीर सौरभ ने बताया कि जो ATM में ठगी हुई थी वह बाहर की गैंग है और हमारे द्वारा निश्चित ही इस पर नज़र बनाए हुई है। वहीं बस स्टैंड में जो घटना घटी थी उसमें एक महिला की फोटो जरूर सामने आई है, उसको लेकर हमारे द्वारा जांच की जा रही है।
ये वो एटीएम कार्ड बदलने वाला तो देखो, मुझे लगता है रिसेंटली सिडनी में भी ये गैंग पकड़ा गया है, एटीएम कार्ड बदल के धोखाधड़ी वाला। तो हम लोग को भी थोड़ा अवेयर होना है। बाकी इस तरह के गैंग जब पकड़े जाते हैं तो बहुत सारा खुलासा वो करते हैं। सिडनी से हम लोग संपर्क में हैं कि अगर हमारे यहाँ पे घटना कारित करने में उनका कोई रोल रहा होगा। और जो बैग वाली घटना है उसमें एक संदिग्ध महिला का फुटेज तो आया है, लेकिन अगेन संपत्ति संबंधी अपराधों में समय लगता है, दिक्कत होगी। जब समय लगेगा हम लोग ट्रैक करेंगे तो मैं भी एक बड़ा गैंग अपने पास सामने है। नहीं ठीक है, इसको मैं दिखवाता हूँ। अपने को भी थोड़ा अलर्ट रहना है, पर लड़कों के विषय में लेकर पता कर रहा है। वहीं डबल मनी के मामले में पूछे गए सवालों में एसपी समीर सौरभ के द्वारा बताया गया कि हाईकोर्ट में अभी किसी की भी इस मामले में जमानत नहीं हुई है, यह तो आपके द्वारा ही बताया जा रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। किंतु उन्होंने यह जरूर बताया कि हमारे पास प्रतिदिन 20 से 25 आवेदन जरूर आ रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि पब्लिक में भी यह अवेयरनेस आ चुकी है कि पैसा मिलेगा तो सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा। हेमराज अमाडारे वाले मामले में हमारे द्वारा लगभग पूरी कार्रवाई कर ली गई है एवं अब कुछ चीज़ें डिफेंस के द्वारा पुट अप करने की रह गई है और यह न्यायिक प्रक्रिया है जिससे समय जरूर लगेगा। और रही बात लोगों के पैसे दिलाने की, तो वहाँ पावर कमिश्नर साहब को दिए गए हैं, वह अपने लेवल पर इंक्वायरी कर रहे हैं। वह यह प्रक्रिया उनके पास अभी लंबित है और हमारे द्वारा लगभग 55 लोगों की सूची भेज दी गई है, जिस पर जल्द ही चालान पेश कर 55 लोगों को बुलाकर उनके कथन लेकर उनके द्वारा जो पैसे देने के लिए साक्ष्य दिए जाएंगे उसके हिसाब से ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो हाईकोर्ट में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी तो नहीं है अभी तक। मेरे पास हम लोग इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि एक तो लगातार मुझे लगता है एक दिन में 20 से 25 से 30 आवेदन मेरे पास डेली आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक एटलीस्ट इस बात को लेकर अवेयर है कि भाई पैसा मिलेगा तो हमें से मिलेगा, मतलब कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। दूसरा कि जो पहला प्रकरण है हेमराज अमाडारे वाला, उसमें हम लोग अपनी पुलिस की कार्रवाई लगभग समाप्त हो चुकी है। अब काफ़ी चीज़ें जो उनका डिफेंस है उसके तरफ से पुटअप होना है और बाकी न्यायालय की प्रक्रिया में जो समय लगेगा। लोगों का पैसा दिलाने की जो प्रक्रिया के कुछ पावर्स कमिश्नर साहब को दिए गए हैं, जिसमें वो एक अपने लेवल पे इंक्वायरी करते हैं, वो प्रक्रिया अभी उनके यहाँ पर हमने जो शुरू में सूची भेजी थी, लगभग 55 लोगों की सूची भेजी थी। जब हमने चालान पेश किया तो उस समय तक जितने हमारे पास आवेदन आए थे, तो 55 लोगों की सूची के अनुसार उनको बुला के उनके कथन दिए जा रहे हैं कि भाई अच्छा आपने बताया कि मैंने 5 लाख खर्च किया, 5 लाख इन्वेस्ट किया, उसे कुछ प्रूफ दीजिए। बेसिकली कमिश्नर साहब के पास सिविल कोर्ट्स के पावर है इसमें, तो वो सारी चीज़ें एविडेंस पे ले लेंगे कमिश्नर साहब, तो एक रिपोर्ट उनके यहाँ से जाएगी अपने जज साहब, और जज साहब फिर उसमें जो हमने पैसा सीज किया और जो उनकी संपत्ति कुर्क हुई है उसके माध्यम से लोगों का पैसा मिलना शुरू होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसमें लोगों का पैसा मिलेगा, क्योंकि आदित्य और पूरी टीम उसकी इसमें हमारा मतलब नॉर्मल आप समझिए फास्ट ट्रैक से भी हम लोगों ने ज़्यादा डबल फास्ट ट्रैक करके इसमें कोशिश किया है। मेन पर्पस ये था कि लोगों का पैसा जल्दी मिले। कमिश्नर साहब भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोगों का पैसा इसमें मिलना शुरू होगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे पास शिकायत, अभी भी कुछ लोग बता रहे थे कि 15 फरवरी को पैसा मिल रहा है, आज 15 फरवरी, तो आज भी कुछ लोग चाहे तो वेट कर सकते हैं, पर अब आवेदन मुझे लगता है कि आना देना शुरू करें ताकि चीज़ों को हम लोग ऑन पेपर लेके कार्रवाई करें। सर जितने आवेदन मिल रहे हैं सर उसके हिसाब से भी एफआईआर होंगी? हाँ, जितने आवेदन मिल रहे हैं तो पहले तो हम लोग कई बार जब इतना ओपन हो जाता है लोग उसका मिसयूज़ भी करना शुरू करते हैं, तो हम लोग थोड़ा अपने लेवल पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई वाकई में इसने पैसा लगाया था कि नहीं लगाया था, कहीं ये खुद एजेंट तो नहीं है या फिर ऐसा तो खुद आरोपी किसी प्रकरण में तो नहीं है जो इसमें फरियादी बन रहा है। तो उस लेवल पे हमने वेरिफिकेशन करके लगभग सभी केसेस में एफआईआर है। वहीं डीएसआर के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि डीएसआर पुलिस कंट्रोल रूम से पहले मिल जाता था, किंतु अब कुछ दिनों से डीएसआर नहीं मिल रहा है। उसको लेकर उनके द्वारा कहा गया कि आगामी दिनों से डीएसआर मिल जाया करेगा। वहीं कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि डीएसआर पुलिस कंट्रोल रूम से जो दिया जाता था उसकी मोबाइल से फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर या समाचार पत्रों में छाप दिया जाता था, जिसके चलते इसे देना बंद कर दिया गया था। वहीं डबल मनी के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने के देश छोड़कर चले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है।
और रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता रहता है। मतलब इससे साफ है कि सोशल मीडिया पर जो जानकारी आ रही है वह सही नहीं है। वहीं ऑनलाइन सट्टे पर भी पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि अभी इसमें कोई अपडेट नहीं है और जो आरोपी हैं उनके द्वारा अभी तक सरेंडर नहीं किया गया और जिन लोगों को बेल मिली थी उनके द्वारा हमारे जो फरियादी है उनको धमकाया जा रहा था कि आप फर्जी एफिडेविट दीजिए कि आपको पुलिस ने डरा धमका कर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसको देखते हुए हमने उन पर एफआईआर भी दर्ज की है जिसमें फॉल्स एविडेंस दिया गया है। जिस पर मेरा यह सुझाव है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आप यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको पुलिस का भी सपोर्ट मिलेगा और कोर्ट का भी सहयोग मिलेगा, और यदि आप कोई टेढ़ी चाल चलेंगे तो फिर आपको कितनी टेढ़ी चाल है वह वक्त बताएगा। अभी तक तो पुलिस सीधी चल रही है। DSR से सर जानकारी मिल जाती है। क्या सिस्टम था आपका? पहले आके खींच गए थे तो मोबाइल से। अच्छा। और अभी मिल नहीं रही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, मिल जाएगा। और कोई दिक्कत? आपने बताया 55 लोगों को जो इस बेल की उसके बाद आपने कथन ले अब तक कितने लोगों ने इसमें कथन दे दिए? मैं कथन नहीं ले रहा हूँ, इसमें कार्रवाई कमिश्नर साहब के लेवल पे होगी, तो हमने उनको रिपोर्ट भेज दी है। अभी कमिश्नर सर अपने लेवल पे उनको बुलाएंगे कि करके, जैसे उनका जो सिविल कोर्ट का पावर है उसके आधार पर उनको नोटिस जारी होगा, उसके बाद उनके एविडेंसेस लेंगे कि भाई आपने आपका कहना है कि आपने सुमित के बाद इतना पैसा लगाया, क्या एविडेंस है। सर जब खुद कन्विंस होंगे तो उनका एक जजमेंट आएगा और उसके आधार पर एक रिपोर्ट जाएगी यहाँ पर लोकल कोर्ट को, जो उसको ट्रायल में। प्रक्रिया चल रही, मतलब आप समझिए बहुत फास्ट चल रही है। अभी तक 1 साल भी नहीं हुए उस पूरी एफआईआर हुए और लोगों का पैसा मिलने की स्थिति में आया। एक साल से उसमें 82-83 वाली कार्रवाई का वो कर रहे हैं। उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड करने के लिए हमने पत्र लिख दिया है, इनके जो भागना चाहेंगे तो उनका पासपोर्ट अगर होगा तो वो भी इम्पाउंड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। हालांकि उसने ऐसा बताया था कि वो बाहर से इंडिया की डिग्री लेके आया थे, पासपोर्ट होना चाहिए, तो उसने पासपोर्ट नहीं दिया। तो हम लोग तो अपने तरफ से प्रयास करते हैं और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो सरेंडर करें, मुझे लगता है, क्योंकि अदरवाइज उसकी जो आलिशान बिल्डिंग्स बन रही हैं और उस पर फिर अपने को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया में चर्चा है सर कि वो देश छोड़ के चले गए। सोशल मीडिया में तो बहुत चर्चाएं हैं। में जो आरोपी उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। बेल मिलने के बाद फिर इनके द्वारा जो हमारे फरियादी थे उनको धमकाने की कोशिश की गई कि भैया आप फर्जी एफिडेविट दीजिए कि पुलिस के दबाव में आके हमने फरियाद कराई। तो फिर हमने उसमें नया अपराध पंजीबद्ध किया जिसमें फॉल्स एविडेंस देने की जो धारा जिसमें 7 साल तक की सजा है उसमें एफआईआर पंजीबद्ध की है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भाई अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको पुलिस का भी सहयोग मिलेगा, कोर्ट का भी सहयोग मिलेगा, हमारा भी सहयोग मिलेगा। पर अगर आप कोई टेढ़ी चाल चलने की कोशिश करेंगे तो हमारी भी चाल टेढ़ी होगी और टेढ़ी कितनी होगी वो समय बताएगा। अभी तक तो हम लोग सीधा चल रहे हैं। और बताएं। वहीं शिवरात्रि के आयोजन को लेकर एसपी समीर सौरभ ने बताया कि इस पूरे बड़े आयोजन में ड्रोन से नजर रखी जाएगी, अधिक से अधिक पुलिस बल भी लगाया जाएगा और पुलिस की तरफ से पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और वही जो यातायात हाईवे की चौकी बनी है उसमें भी 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जिससे शहर के अंदर का पूरा ट्रैफिक उससे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिसमें सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलाते हैं, जो किसी वर्ग विशेष को लेकर कराते हैं, तो हम लोग उसमें बहुत उसको गंभीरता से लेंगे और उसमें एफआईआर तत्काल होगी। बड़े आयोजन सुना है उसमें ड्रोन से नजर रखी जाएगी। बड़े आयोजन कौन से बड़े आयोजन? ड्रोन तो हम लोग रखते ही हैं, हम लोग रहेगा। जो आप शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, हाँ, ड्रोन से नज़र रहेगी, फिर हमारे कैमरामैन भी रहेंगे। अभी जो हाईवे चौकी बनी उसमें भी 4 कैमरे लग गए हैं, तो आपका जो शहर के अंदर का पूरा ट्रैफिक है वो हम लोग इससे मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी पता तो चली जाएगा, अगर कैमरा नहीं भी लगे तो पता चली जाएगा किसने क्या किया। सर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सर, इस बात की जानकारी मिली है, क्या प्रोग्राम? अभी टेंटेटिव प्रोग्राम है। बेसिकली जो इनकाउंटर्स पिछले साल हुए उसमें आउट ऑफ टर्न के आदेश मतलब अगली कार्रवाई जो है वो डीजी साहब की तरफ से होगी। 55 लोगों के 2 अलग अलग विभागों से।
तो चूँकि सीएम साहब का विशेष स्नेह रहता है बालाघाट को लेकर और हॉप कोच को लेकर, तो उनका कहना है कि बहुत जल्दी आएंगे। अभी डेट्स फिक्स नहीं है और हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ फेब में अगर कोई राजनीतिक बनेगा प्रोग्राम तो उसमें सीएम साहब भी डेफिनेटली उनको रैंक पहना